हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यहां पर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के टॉप 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम सारे विकल्प को नहीं पढ़ेंगे। हमें बस यही देखना है कि हमारा आंसर कौन सा सही हो रहा है। तो दोस्तों, इससे हमारा समय बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं। तो दोस्तों, चूंकि ये समझने वाला प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शांति शिक्षा के निहितार्थ है, तो ऑप्शन क्या दिया, लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम बा भी चेक करेंगे, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सर्जक बनना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने के लिए सशक्त बनाना। तो दोस्तों, ये शांति शिक्षा के निहितार्थ है, जहाँ पे दोस्तों जो लोग हैं, यानी कि यहाँ पे दोस्तों चूंकि शांति शिक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पे बालक ही होंगे। तो बालकों को ऐसे मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करना जो हिंसा से ना बनाया गया, बल्कि वो अहिंसा पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। और साथ ही साथ उन्हें शांति का उपभोक्ता नहीं बनाना, बल्कि उन्हें खुद ही शांति का सर्जक बनना है, यानी कि शांति को फैलानी है। बल्कि उनको केवल उपभोक्ता, यानी कि केवल शांति हमें महसूस नहीं करनी है, बल्कि हमें शांति चारों तरफ फैलानी है। तो दोस्तों, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, आ और बा दोनों दिया, तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कुछ तो एक्सप्लेनेशन वाले आंसर है, तो उन्हें एक्सप्लेन करते हुए चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सामाजिक विकास के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें देखेंगे ऑप्शन आपका क्या क्या दिया, चूंकि यहाँ ऑप्शन पढ़ना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन है, बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, और दूसरा अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, और सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना। तो दोस्तों, सामाजिक विकास के अंतर्गत ये तीनों प्रक्रियाएं आएंगी, क्योंकि दोस्तों बालक में सामाजिक व्यवहार लाना भी है और साथ ही उनको अनुमोदित भी करना, यानी कि उन्हें आगे इस व्यवहार को करना भी है समाज में, और साथ ही सामाजिक मनोवृत्ति भी लानी है कि किस तरह से समाज हमारे साथ व्यवहार करेगा और हमें किस तरह से समाज के साथ व्यवहार करना, यानी कि समाज में क्या चीज़ें मान्य है, क्या चीज़ें अमान्य है। तो दोस्तों, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है, जहाँ हमारा सामाजिकरण भी हो रहा है, जहाँ पे हम समाज से संबंधित जो भी समाज के रूल्स रेगुलेशन है, यानी कि समाज कौन से तथ्यों को मान्य कर रहा है, कौन से तथ्यों को अमान्य कर रहा है, यानी कि कौन सी हमारी आदतें समाज को अच्छी लगती हैं और किस तरह के वे में रहना समाज पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये आपका उपर्युक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्यक्तित्व से अभिप्राय है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व से अभिप्राय है, ये इसमें भी आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इसमें व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के जो गुण होते हैं वह समाहित होते हैं, ये भी सही है। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। दोस्तों, ये भी पॉइंट सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो दोस्तों व्यक्तित्व की सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो आलपोर्ट के अनुसार है, और आलपोर्ट ने भी यही कहा था कि जो व्यक्तित्व होता है वो जो व्यक्तित्व की प्रकृति होती है वो संगठनात्मक और गत्यात्मक होती है, उनका ये स्टेटमेंट था। तो और साथ ही उन्होंने मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुणों को समाहित भी माना है। तो ये दोनों ही उनके व्यक्तित्व के गुण में आते हैं। तो दोस्तों, और यहाँ पे देखिए, व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। तो दोस्तों, वातावरण के साथ समायोजन, यानी कि जो वातावरण है, जो हमारे आसपास का सामाजिक वातावरण है, उसमें हम किस तरह से अपने आप को समायोजित करते हैं, यानी कि हम उसमें किस तरह से सामंजस्य बैठा के रखते हैं, यानी कि हम समाज के अनुरूप किस तरह से चलते हैं, अपने वातावरण के अनुरूप किस तरह से चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देती हैं।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व को निखारने में बाधक तत्व हैं। तो दोस्तों व्यक्तित्व के निखारने में बाधक तत्व, तो दोस्तों यहाँ पे जब ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दूसरों को सम्मान न देना, गाली देना, बात बात में झगड़ा करना, तो ये व्यक्तित्व को निखारने में बाधक तत्व है। इसलिए यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी बाधक है। दोस्तों अगर आप बात बात में झगड़ेंगे, बात बात में गाली गलौज करेंगे या फिर दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, तो इससे जो हमारा व्यक्तित्व वो निखरेगा नहीं, बल्कि वो हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक तरह से आक्रामक व्यक्तित्व माना जाएगा, जहां पर उस व्यक्तित्व की अपनी कोई पहचान नहीं होगी, यानी कि उस तरह के व्यक्तित्व के लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व के गुण हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा, सहयोग एवं परोपकार, सत्य बोलना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि आपका क्वेश्चन 5 का भी जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों देखिए ये जो आपका शांति शिक्षा सतत विकास है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे, यानी कि उसका जो सटीक आंसर आपको तुरंत पढ़ते ही दिख जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे जिनको आपको ऑप्शन समझ के ही टिक करना है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमें किस तरह से इसमें पढ़ना है। जैसे हम लोग इसके पहले शांति शिक्षा का एमसीक्यू क्वेश्चन टच किए हैं, तो वहां पर हमने देखा था कि वो जो क्वेश्चन के आंसर थे बिल्कुल सटीक थे, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का आधार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच जो परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसका आधार क्या होता है दोस्तों? तो उसका आधार यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा, ये तो होता है दोस्तों। संघर्ष एवं व्यवस्था, ये भी होता है। आत्मीकरण, ये भी होता है। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी इसका भी आंसर होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए जब आप समाज में रहते हैं तो आपको समाज में सहयोग भी प्राप्त होता है, साथ ही आपसे बहुत सारे लोग कंपटीशन करने वाले भी रहते हैं, यानी कि आपकी तरह ही कार्यों को लेकर के या व्यवहार को लेकर के या फिर पढ़ाई को लेकर के आपकी तरह ही लोग कंपटीशन करने वाले लोग रहते हैं। और साथ ही आपको समाज में संघर्ष भी देखने को मिलेगा, व्यवस्थाएं भी मिलेंगी, आत्मीकरण, तो ये सारी चीजें आपको समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, ये कथन है मारिया मॉन्टेसरी का। सारी शिक्षा शांति के लिए, यानी कि सारी जितनी भी शिक्षाएं दी जाती हैं वो किस लिए दी जाती हैं? शांति के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने सारे शिक्षा को शांति में समाहित इसलिए किया क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास ज्ञान होगा ना तो हम किसी भी समस्या का सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर लेंगे। और दोस्तों शांति शिक्षा हमें यही तो सिखाती है कि हम अपनी समस्याओं को किस तरह से आसानी से सॉल्व कर लें। जब हमारे साथ समस्याएं होंगी नहीं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा और साथ ही साथ हम किसी से भी विरोध नहीं करेंगे, हम किसी से भी झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, यानी कि शांति का माहौल बना के रखेंगे। तो यहाँ पे सारी शिक्षा क्या है? शांति के लिए ही है। ये स्टेटमेंट किसका? मारिया मॉन्टेसरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। दोस्तों शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना और हिंसा से निपटने की समझ विकसित करना। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए आपका जो आंसर हो जा रहा है वो दा हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन जो हैं सकारात्मक हैं और साथ ही साथ शांति शिक्षा से संबंधित है, कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो हिंसा से संबंधित मुद्दों को जागरूक करने के लिए भी शांति शिक्षा, हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करने के लिए भी शांति शिक्षा होती है और हिंसा से निपटने के लिए समझ विकसित करने के लिए भी शांति शिक्षा होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सीधे सटीक दिख रहा है कि जो मोहम्मद साहब जो पैगंबर हैं इन्होंने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 10, शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होते हैं। दोस्तों शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब आप ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो इसमें आपको दिया संस्कृति, नैतिक शिक्षा, वैज्ञानिक शोध। तो दोस्तों यहाँ से हमें शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा, मूल्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य प्राप्त नहीं होते हैं युद्ध से। दोस्तों युद्ध का नाम ही युद्ध है, तो युद्ध से कहाँ शांति होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर आपको सटीक आंसर दिख ही रहा है कि हिंसा को अपनाना शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि अहिंसा को अपनाना शांति शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन आंतरिक सहज प्रवृत्ति, ये उद्देश्य है। शांति के आवश्यकता की समझ, ये भी उद्देश्य है। आंतरिक शांति का विकास, ये भी उद्देश्य है। लेकिन जो नहीं है वो है हिंसा को अपनाना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़िए, जो लास्ट में नहीं लिखा रहता ना, इसकी वजह से बहुत जल्दी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं फास्ट तो वहाँ पे नहीं पढ़ना भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शांति की दृष्टि से निम्नांकित में कौन सा गुण आवश्यक है। तो दोस्तों शांति की दृष्टि से कौन सा गुण आवश्यक है, यहाँ पे भाईचारा। भाईचारा से हम शांति बनाए रख सकते हैं, यानी कि सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार, प्रेम से बात करना, सबके साथ प्रेम से रहना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्न में से किस कथन से नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन किससे नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे भावी पीढ़ी के लिए, समाज की समरसता के लिए, राष्ट्रों में मैत्री के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए तुरंत आपको निगेटिव पॉइंट मिल जा रहा है, अंधाधुंध। तो दोस्तों देखिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, ये हमें शांति शिक्षा, जो शांति शिक्षा है, ये हमें नहीं सिखाती है। दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, अगर हम इनका अंधाधुंध दोहन करेंगे तो ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगी ही नहीं, और इससे कहीं ना कहीं जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है वो परेशान होगी। तो ये दोस्तों काफ़ी निगेटिव है, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था वो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे न्याय आधारित विकास, विभिन्न देशों में व्यापार, शांतिपूर्ण विकास, शांति का प्रत्यय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नांकित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विभिन्न देशों में व्यापार, और बाकी सब शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 15 है, निम्नांकित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो दोस्तों शांति के कौशल के रूप में कौन सा स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों देखिए तदानुभूति, यानी कि दूसरे के प्रति जो अनुभूति होती है, तो वो शांति के लिए आवश्यक है, यानी कि ये शांति के कौशल है, यानी कि ये शांति के लिए आवश्यक गुण है। और समूह कार्य ये भी है दोस्तों, समस्या समाधान ये भी है। तो इसमें पूछा कौन सा कौशल के रूप में स्वीकार नहीं है, तो दोस्तों जो नहीं है वो है कृषि कार्य। तो यहाँ पे 15 का जो सा ऑप्शन है ये बिल्कुल अलग है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए शांति अभिवृत्ति नहीं है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही आपको निगेटिव पूछे वैसे ही आप निगेटिव ऑप्शन ढूंढिए। तो यहाँ पे हिंसा एवं विवाद निगेटिव है, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे 17, निम्नांकित में कौन शांति मूल्य है। तो दोस्तों शांति मूल्य पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाह्य शांति की खोज, राष्ट्रीय विकास पर बल, विवादों का हिंसात्मक समाधान और सकारात्मक सोच। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन शांति मूल्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे सकारात्मक सोच। शांति मूल्य सकारात्मक सोच, यानी कि हम सबके प्रति अच्छा सोचें। जब हम अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। उसी तरह से देखिए दोस्तों हमारी सोच ही हमें अच्छा और बुरा बनाती है। अगर हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हम पॉजिटिव करेंगे भी, पॉजिटिव सोचेंगे भी और पॉजिटिव बोलेंगे भी, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो दोस्तों सोच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, खासकर
पॉजिटिव सोच, जहाँ पे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहें, लोगों के बारे में सोचने के लिए भी पॉजिटिव रहें। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का श हो जाएगा, क्योंकि आलपोर्ट, इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्तित्व की परिभाषा आलपोर्ट जी ने दी है, गत्यात्मक पहलू है व्यक्तित्व, इस तरह की परिभाषा उनकी, तो वो सर्वमान्य परिभाषा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए असत्य, दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें आपको कथन में असत्य लिखा रहेगा या देखिए यहाँ पे नहीं, तो ये जो नहीं असत्य, तो इसमें आपको निगेटिव पॉइंट ढूंढने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आ है विलक्षणता व्यक्ति की विशेषता है, व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं, व्यक्तित्व में परिवर्तनशील एवं नम्यता होती है, व्यक्तित्व में सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों व्यक्तित्व के जितने गुण होते हैं क्या सभी आनुवंशिक होते हैं? क्या जो हमारे पूर्वज में है वही सारे गुण केवल हमें रहते हैं? वही सारे गुण हमें नहीं रहते हैं, बल्कि और एक्स्ट्रा गुण भी रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों ये जो व्यक्तित्व है ना, अगर ये आनुवंशिक होता, तो अगर हमारे पूर्वज महान व्यक्तित्व वाले होते तब तो हम महान पैदा होते, यानी कि महान हमारे अंदर गुण होते। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पूर्वजों में कुछ कमियां होती हैं, जैसे अगर उनकी बुरी आदतें होती, बुरी लतें होती, तो वो आनुवंशिक गुण हमारे अंदर भी आते और हम भी वैसे हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे गुण वही नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ ही गुण रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या क्या है? दृढ़ निश्चय एवं संकल्प, नियमित जीवन, यदा कदा अभ्यास, दंड एवं पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी आदत डालना, और आदत पड़ती कैसे? आदत पड़ती है नियमित रूप से जो कार्य हम करते हैं उससे। तो यहाँ पर देखिए यदा कदा अभ्यास, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या, अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? यदा कदा अभ्यास, बल्कि हमेशा अभ्यास करना चाहिए। जब हम कभी कभी कोई कार्य करेंगे तो वो हमारे अंदर आदत नहीं बनेगी, लेकिन अगर हम वही कार्य हमेशा करते रहेंगे तो वो एक दिन हमारे अंदर आदत बन जाएगी। जैसे दोस्तों जब हम बचपन में कोई कार्य करते थे, जैसे अगर हमें साइकिल चलाना नहीं आती थी तो हम साइकिल चलाना सीखते थे, लेकिन अगर उसको हम रेगुलर नहीं करते थे तो वो हमें भूल जाती थी, या तो हम उसमें निपुण नहीं हो पाते थे। लेकिन वही साइकिल जब हम रोज स्कूल जाने लगे लेके, तो हमें अब उस साइकिल को संभालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हमें बहुत ही आसानी से हम उस चीज को कर ले रहे हैं। जो भी काम आप अभ्यास लगातार उसका करते रहते हैं, वो आपके आदत में पड़ ही जाती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन स्व जागरूक बालक की विशेषता बताता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्व जागरूक बालक की विशेषता कौन सा कथन बताता है? तो यहाँ पे हमें सारे कथन पढ़ने पड़ेंगे। वह विद्यालय का सर्वोत्तम विद्यार्थी होता है, परिवार व पास पड़ोस में सभी उसे प्यार करते हैं, वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है और उसकी आदतें जन्मजात होती हैं। दोस्तों देखिए इसमें एक आंसर जो, एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट इसलिए क्योंकि दोस्तों वहां पर स्व जागरूक बालक, जब आप जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछ रहा उसको आप अंडरलाइन कर लिया करिए। सबसे पहले कि स्व जागरूक बालक के विषय में पूछ रहा, तो स्व जागरूक बालक जो होगा उसे यहाँ पर देखेंगे हम, वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है, यानी कि हम जो व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये वो तुरंत समझ जाता है। तो दोस्तों ये आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सामाजिकता, खुलापन शामिल है, स्नायु विकृति भी शामिल है, बहिर्मुखता भी शामिल है। ये सारे गुण व्यक्तित्व के गुण हैं, लेकिन दोस्तों सामाजिकता व्यक्तित्व का गुण नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बिना ऑप्शन पढ़े आप इसमें आंसर नहीं कर सकते। जबकि दोस्तों जो हमने सामाजिक अध्ययन वगैरह देखा उसमें सटीक आंसर हमें पता होते हैं पहले से, क्योंकि हम चीज़ों को रटे नहीं है लेकिन जानते हैं। लेकिन इसमें जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें ऑप्शन बिना पढ़े आप आंसर नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, तो ये स्वभाव जन्मजात गुण है, स्वभाव एवं आदत दोनों जन्मजात गुण है, व्यक्तित्व वंश परंपरा एवं वातावरण का जोड़ है, शांति एक पारिवारिक समस्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्वभाव यानी कि जो नेचर और प्रकृति, हमारा जो नेचर और प्रकृति है वो जन्मजात गुण है, यानी कि हम बचपन से ही हमारा जो नेचर है वो दिखता है। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं ना, कोई बच्चा बहुत छोटा है फिर भी आप उसको कहेंगे ना बहुत सीधा है, भूख लगी रहती तब भी नहीं रोता है, तो उसका स्वभाव हम कैसे जानते हैं? क्योंकि उसको देख के लग रहा है और उसकी एक्टिविटी से लग रहा है कि वो सीधा है, वास्तव में वो सीधा है। तो इस तरह से स्वभाव जो होता है ना वो जन्मजात गुण है, जहां पर बच्चा शुरू से ही दिखने लगता है कि वो कैसा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है। आप में से किसी ने कमेंट किया था मैम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो दोस्तों साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है? तो दोस्तों जो समूह का नेता होता है उसके प्रति बच्चा उत्तरदायी समझता है। उत्तरदायी का मतलब यहाँ पर जैसे जो बालक है वो एक समूह में है और समूह का कोई ना कोई लीडर तो होता ही है। जैसे आपके क्लास में या आप के जितने भी सहपाठी होंगे उन सहपाठियों में आपको ऐसा कोई आपका सहपाठी होगा जिसको आप अपना लीडर मानते हो, जिसको आप अपना एक तरह से कह सकते हैं उसको ही आप वो जो कहता है आप वही करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि हमारे इन सारे सहपाठियों में उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है, उसके अंदर ज़्यादा टैलेंट है। तो दोस्तों इस तरह से जो साथी समूह में जो बच्चा होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? नेता होता है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साथी समूह की बात हो रही है तो साथी समूह में बच्चे ही आएंगे। और यहाँ पे देखिए क्या क्या कहा है, जाति के साथी के प्रति, ये तो गलत हो जाएगा। पड़ोस के साथी के प्रति, ये भी गलत हो जाएगा। विपरीत लिंग के सदस्य के प्रति, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों साथी यहाँ पे समूह के नेता के प्रति, जो साथी समूह में बच्चे होते हैं वो के प्रति उत्तरदायी होते हैं, समूह के नेता के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन हमें सब पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है, यहाँ पे देखिए कथन सत्य नहीं है, यहाँ पे निगेटिव पूछा गया। यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है। बोध ये अर्जित योग्यता है, यह सामूहिक होता है, यह बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्य नहीं है पूछा है, तो जो बोध है यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका सा ऑप्शन, ये सामूहिक होता है। दोस्तों ये कथन सत्य नहीं है। दोस्तों जो बोध होता है वो सामूहिक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, आपसी संबंध में लगाव की मजबूती, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति धर्म, जीवन लक्ष्य की समानता। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दा। दोस्तों यहाँ पर देखिए साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जीवन लक्ष्य की समानता, कभी भी साथी समूहों में जो जीवन लक्ष्य होता है वो समान नहीं होता। क्योंकि दोस्तों देखिए जितने भी साथी हैं हर घर के हर उसमें से हर जो बच्चा है हर बच्चे के घर की कंडीशन अलग है और हर बच्चे की एबिलिटी अलग है, तो वहाँ पर उनके जो जीवन लक्ष्य हैं वो समान नहीं हो सकते हैं। देखिए आप जितने भी फ्रेंड्स होते हैं आपके कॉलेज ग्रुप में आपने देखा होगा, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनके सबके अपने अपने सपने होते हैं, उनके सपने तो होते ही हैं, साथ ही उनके अपने लक्ष्य होते हैं जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जीवन लक्ष्य की समानता यहाँ पे नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 27, आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इस पर लिंग का प्रभाव होता है, शांति के लिए आक्रामकता आवश्यक है, किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है। तो दोस्तों और यहाँ पे असहयोगात्मक आवृत्ति के विकास को आक्रामकता नियंत्रित कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो दोस्तों किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है, यानी कि वो हर चीज शब्दों में कहकर नहीं बल्कि वो अपना आक्रामक व्यवहार, चूंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी जो अपनी इच्छाएं होती हैं, जो उनके सपने होते हैं कि वो उनका कोई सहयोगी हो, उनको कोई सुझाव देने वाला हो या उनकी समस्याओं को कोई सुलझाने वाला हो, तो ऐसी स्थिति में अगर इनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो दोस्तों जो किशोरावस्था होती है वो परिवर्तन की अवस्था होती है और ऐसे में वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से एक तरह से वो आक्रामक भी हो सकते हैं और ये जो आक्रामकता होती है वो अशाब्दिक होती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है? तो दोस्तों रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा द। जीवन शक्ति है, साहस है, संवेदनशीलता है, लेकिन यहाँ पे नैतिकता नहीं है रसेल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नांकित में कौन सी नैतिकता की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नैतिकता की विशेषता नहीं है, तो जैसे ही नहीं पूछ रहा है तो आप निगेटिव पॉइंट देखेंगे। तो यश मान हेतु कल्याण करना, तो दोस्तों ये नैतिकता की विशेषता नहीं है कि हम यश प्राप्त करने के लिए ही सारे कार्य कर रहे हों। तो दोस्तों आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में कौन सा समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है? दूसरों का हित करना, पुरस्कार की इच्छा करना, यातायात के नियमों का पालन करना, स्वेच्छा से दान देना। तो दोस्तों यहाँ पे समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पुरस्कार की इच्छा रखना। दोस्तों पुरस्कार की इच्छा रखना समाज के अनुकूल व्यवहार नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए समाज में उन्हीं लोगों को मान सम्मान और पुरस्कार दिया जाता है जो उस योग्य होते हैं। अगर आपके अंदर वो योग्यता नहीं है और आप पुरस्कार की इच्छा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए समाज के अनुकूल व्यवहार नहीं होगा। जहाँ पे आपको समाज, अगर आप उसके अनुकूल हो तो आपको पुरस्कार देगा, लेकिन अगर आप उसके अनुकूल नहीं हो तो आपको पुरस्कार नहीं देगा। पुरस्कार का मतलब दोस्तों क्या होता है? समाज में आपको मान सम्मान ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अगर आपका मान सम्मान समाज में है तो वो आपके लिए पुरस्कार सारे पुरस्कार से बढ़कर है, क्योंकि दोस्तों जो समाज है वही हमें सबसे पहले, हमारा घर परिवार और समाज ही हमें ये बताता है कि ये बच्चा अच्छा है या बुरा है, या इसके चरित्र अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि दोस्तों समाज ही हमें वो सारे गुण सिखाता है जो हर जगह मान्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 31, निम्नांकित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों कक्षा में चरित्र पर व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण, विद्यालय का असहयोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए निम्नांकित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है, ये आपका क्वेश्चन 31 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम ध्यान से, तो इन ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा चरित्र का व्याख्यान करने से चरित्र का विकास नहीं होता है, टीवी देखने से भी चरित्र का विकास नहीं होता है, विद्यालय का असहयोग भी चरित्र को विकसित नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों सदाचार युक्त पर्यावरण हमारे चरित्र को विकसित करेगा, यानी कि अगर हमारे आसपास के लोग सदाचारी हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, उनके विचार अच्छे हैं, तो वो हमारे चरित्र का विकास करेंगे, हमारे चरित्र को प्रभावित करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, वाटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है? तो दोस्तों वाटसन जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, तो दोस्तों उनका जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक तो हैं ही, साथ ही उन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया इन दोनों को ही व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण माना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उद्दीपन और अनुक्रिया। तो दोस्तों इसके पहले भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो वाटसन है ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो दोस्तों अगर इस तरह से ना करके क्वेश्चन ये पूछ ले कि वाटसन उद्दीपन और अनुक्रिया किसके आधार पर मानते हैं, तो ये व्यवहार के लिए मानते हैं, व्यवहार के आधार पर ये उद्दीपन और अनुक्रिया को मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिए, नए अनुबंध का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज एवं अनुकूलन से। तो दोस्तों नए अनुबंध का निर्माण होता है, यहाँ पे नए अनुबंध की बात हो रही है दोस्तों, तो नए अनुबंध का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से, यानी कि आपका 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। नए नए अनुबंध बनते हैं अनुकूलन से, यानी कि जब चीजें अनुकूल होती हैं तो आगे बढ़ती जाता है प्रोसेस, लेकिन अगर वही चीजें अनुकूल नहीं है तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो नए नए अनुबंध नहीं बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है। तो दोस्तों कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, घर का वातावरण, बच्चे से व्यवहार, शिक्षा को महत्व, और दोस्तों साथ ही यहाँ पे दा ऑप्शन आपका दिया है सामाजिक आर्थिक सुधार स्थिति में सुधार, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के निर्माणकारी व्यवहार के हेतु नहीं अपनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, ये नहीं अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, माना कि बच्चा ठीक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यवहार है, अवांछित व्यवहार है, उसको हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को ये नहीं कहना चाहिए कि माना कि बच्चा ठीक नहीं है, यानी कि जो बच्चे में अवांछित व्यवहार है उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, बल्कि ये नहीं कहना है कि माना कि बच्चा ठीक नहीं है। अगर इस तरह से आप कहेंगे तो बच्चे को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक उत्साह मिल जाएगा, एक प्रेरणा मिल जाएगी, और वो फिर वही कार्य करेगा जो अब तक वो अवांछित व्यवहार करता आया है। यानी कि यहाँ पे अगर इस तरह से आपने बोल दिया कि माना कि बच्चा ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके अवांछित व्यवहारों को और बल मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 36, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण करना, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सही हो जाएगा दा। दोस्तों एक शिक्षक जो होता है वो अपने छात्रों के भाग्य का निर्माता होता है। दोस्तों अगर वो व्यवहार के पर्याप्त विकल्प नहीं रखेगा तो दोस्तों उसके जो विद्यार्थी हैं उनमें बहुत सारे तरह के विद्यार्थी हैं, चूंकि उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो अगर वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर व्यवहार के पर्याप्त विकल्प नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं वो छात्रों का व्यक्तित्व का जो विकास करना है वो विकास नहीं कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है। तो दोस्तों मौखिक हिंसा मैंने आपको पढ़ाया, हिंसा को पढ़ाया, तो हिंसा में मैंने आपको बताया है कि मौखिक हिंसा और सामाजिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ये सारे हिंसा के प्रकार हैं। तो दोस्तों मौखिक हिंसा यहाँ पे है, तो मौखिक हिंसा यानी कि मुंह से बोलना, तो आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है गालियां देना, यानी कि दोस्तों मौखिक हिंसा में यहाँ पे क्या आएगा, गालियां देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मीडिया की श्रेणियां हैं, लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम, मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट मीडिया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सब मीडिया की श्रेणियां हैं। आगे चलिए देखते हैं, गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया। दोस्तों तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, समाज दर्शन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कथन किसका है, दोस्तों शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, ये दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। तो दोस्तों ये कथन है जॉन एडम्स का, जिन्होंने कहा कि शिक्षा दर्शन का एक क्रियात्मक पहलू का मतलब क्रियात्मक पक्ष है, जहां पे जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो क्रिया के माध्यम से, यानी कि करके सीखने की यहाँ पे बात कर रहा है। और दार्शनिक होते हैं वो अपना जो दर्शन है यानी कि वो चिंतन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से क्रिएट करते हैं, यानी कि जो दर्शन है वो विचारों के माध्यम से प्राप्त होता है, वहां पे चिंतन करना पड़ता है, लेकिन जो शिक्षा है वो क्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है, यानी कि करके हम चीजों को सीखते हैं। सीखना ही तो शिक्षा है, सीखना ही तो हम
शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। जहां पर हम चीजों को सीख रहे हैं वही तो शिक्षा है दोस्तों। शिक्षा में क्रियात्मक पक्ष होता है, लेकिन दर्शन में चिंतन, जहां पे हम चिंतन मनन करके ही दर्शन के विषय, दर्शन जो होता है वो आध्यात्मिक पहलू है, लेकिन जो शिक्षा है वो क्रियात्मक पहलू है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और ये स्टेटमेंट किसका? जॉन एडम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए। दोस्तों गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए, तो दोस्तों ऑप्शन देखना पड़ेगा यहाँ पे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। दोस्तों ये आपको पता है कि गांधी जी ने वर्धा शिक्षा में ये सारी बातें कही थी। बेसिक शिक्षा, जिसमें शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा होगा, और शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट पर आधारित होगा, और शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को के लिए आत्मनिर्भर बने, यानी कि बच्चे कुछ करके सीखें, और एक क्राफ्ट के माध्यम से सीखेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें वो बनाएंगे उससे उनका रोजगार भी होगा, जिससे कि उनकी आमदनी भी होगी, और वो साथ ही साथ शिक्षा भी ग्रहण कर पाएंगे। तो ये उनके कुछ शिक्षण विधियां थी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियों में होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में कौन सा हिंसा का मोर्चा? दोस्तों हिंसा का मोर्चा है भ्रष्टाचार। आप सीधे याद कर लीजिए, हिंसा का मोर्चा भ्रष्टाचार, क्योंकि दोस्तों भ्रष्टाचार की वजह से ही हिंसा होती है। जहां पे भ्रष्टता है वहां पे हिंसा है। क्वेश्चन 43 है, यहाँ पे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों सामाजिक खतरा, धार्मिक खतरा, भौगोलिक खतरा, आर्थिक खतरा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल है, आर्थिक खतरा भी होता है, धार्मिक खतरा भी होता है, सामाजिक खतरा भी होता है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? शामिल नहीं है पूछा है। यहाँ पे देखेंगे शामिल नहीं है पूछा है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा भौगोलिक खतरा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो दोस्तों विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो दोस्तों न्याय की स्थापना। तो यहाँ पे पूछ रहा नहीं है, तो न्याय की स्थापना, तुरंत आप न्याय की स्थापना नहीं न करेंगे, बल्कि यहाँ पे ये सारे कार्य होंगे शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में, ये सारे कार्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 45 है, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया। दोस्तों अष्टांगिक मार्ग किसने बताया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग किसने बताया? सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांग मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 46, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसने दी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों इसकी शिक्षा किसने दी? ये आपका हो जाएगा जैन दर्शन। जैन दर्शन के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, जिसमें अहिंसा यानी कि जीवों पर हिंसा ना करना, और सत्य बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह, लास्ट है यहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो दोस्तों अब हम चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 पर। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया। सत्य, अहिंसा, जैसे ही दोस्तों अहिंसा शब्द आए तो आप तुरंत किसको मानते हैं? अहिंसा के पुजारी हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 48, निम्नवत में कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कहा जाता है? तो दोस्तों तनाव का स्रोत, जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, विवाद होना। तनाव, विवाद की वजह से ही तो तनाव होता है। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 49 हम देख रहे हैं, योग का अर्थ क्या होता है? चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध यानी कि हमारी जो चित्त वृत्ति जो गलत दिशा में जाए उसको कंट्रोल करना कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 50, निम्नवत में कौन अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यम, आसन, प्रत्याहार। तो यहाँ पर अगर प्राणायाम होता तो शामिल है, लेकिन प्रणाम बोला है तो ये शामिल नहीं है, यानी कि क्वेश्चन 50 का हो जाएगा सा ऑप्शन। क्वेश्चन 51, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नवत में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्ष, ये तीनों शामिल है, लेकिन दोस्तों जातिवाद तो शामिल नहीं है। लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों में जातिवाद कहीं भी नहीं है। ये जो जातिवाद बना है ना, ये एक तरह से
ये राजनीतिक आधार है जातिवाद। दोस्तों यहाँ पे हमारे लोकतंत्र में का जो मूल सिद्धांत है उसमें जातिवाद कहीं भी नहीं है, कहीं सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। दोस्तों संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों का उल्लेख है भाग 4 का ए में। भाग 4 का ए में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन हुआ था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके देखिए सामाजिक अध्ययन में भी है और आपके शांति शिक्षा एवं सतत विकास में भी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा भी था कि आप इसका आंसर सीधे रट लीजिए, क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शन इस तरह के आएंगे तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। गांधी जी के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 54 है, गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में गुण होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, विषय पर पूरी पकड़ हो, नवीन एवं रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करता हो, चरित्रवान हो, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो दा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर एक शिक्षक के गुण की बात करें तो उस शिक्षक में उसके विषय पर अपनी पूरी पकड़ होनी चाहिए और नवीन एवं रुचिकर शिक्षण विधियों का वो प्रयोग भी करता हो, यानी कि नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके वो अपने छात्रों को पढ़ाता हो और वो चरित्रवान भी हो। क्योंकि दोस्तों एक शिक्षक का चरित्रवान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक इसलिए क्योंकि शिक्षक से ही हमारा जो व्यक्तित्व है वो विकसित होता है। जैसा कि दोस्तों हमने अपने जीवन में खुद ही महसूस किया है कि जो हमारे शिक्षक होते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों चरित्रवान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है एक शिक्षक का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 55 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य थे गरीबों की यथासंभव सहायता, स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं एवं वेदांत का प्रभावशाली ढंग से प्रचार, जन कल्याण के लिए शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, उसमें ये सारे कार्य थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया था यहाँ पे वो है आपका 1986 को। 1986 को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया गया, यानी कि इस वर्ष किसी भी तरह की अशांति नहीं हुई। क्वेश्चन 57, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं, लेकिन दोस्तों हमें ऑप्शन नहीं देखना बल्कि सीधे आंसर देखना 1863, क्योंकि दोस्तों जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होने लगता है। यहाँ पे आपको सीधे याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष 1986 और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863। तो ये दोनों आप आंसर सीधे रटिए, क्योंकि ऑप्शन से आपको कन्फ्यूजन होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 हम देखेंगे, निम्नांकित में से कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। कहीं आपको मानवाधिकार दिवस नहीं पूछ रहा है, इसी तरह से आपको जब ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको अचानक मानवाधिकार दिवस याद आ जाएगा, तो वहां पर आप मानवाधिकार दिवस जानेंगे 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर पे ही आप टिक कर देंगे, तो आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कब मानवाधिकार की घोषणा की गई, तो वो 9 दिसंबर 1948 को की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नांकित में कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप और नैतिक आचरण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नैतिक आचरण। ये धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है, बाकी सब बाधक हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ भी बाधक है, परिवार का वातावरण भी बाधक है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी बाधक है, लेकिन नैतिक आचरण बाधक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए यहाँ पे देखिए, एक शिक्षक अगर धार्मिक सहिष्णुता का विकास करना चाहता है अपने बालकों में, तो उसे स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो शिक्षक है वो किसी धर्म को
महत्वपूर्ण ना बता करके सारे धर्मों को महत्व दे और साथ ही साथ सारे धर्मों की विशेषताएं, क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी भी धर्म के विषय में पढ़ें तो हर धर्म ये कहता है कि सदा सत्य बोलो, सदा अहिंसा का पालन करो, किसी को प्रताड़ित ना करो, किसी को भला बुरा ना बोलो। तो देखिए जितने भी धर्म है सबका निचोड़ एक ही है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक अगर धार्मिक सहिष्णुता का विकास करना चाहता तो उसको खुद धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन बाधक है। देश की राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं देश में जातिवाद और असामान्य आर्थिक स्थिति भी देश की राष्ट्रीय एकता में बाधक है, और व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। लेकिन दोस्तों पंथ निरपेक्ष जैसा कि हमारे संविधान में भी आपको लिखा गया है कि पंथ निरपेक्ष, तो वहां पर पंथ निरपेक्षता जो है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में वैश्वीकरण का तात्पर्य है। दोस्तों वैश्वीकरण का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर देखिए विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना वो तुरंत आपको समझ में आ जा रहा है कि इसमें पॉजिटिव क्या है। देखिए यहाँ पे देखेंगे ना आपको ऑप्शन, इसमें पहला क्या है, विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, ये पॉजिटिव है। विभिन्न देशों के लोगों का आपसी कटुता, ये पॉजिटिव नहीं है। विभिन्न देशों के लोगों का आपसी वैमनस्यता, ये भी पॉजिटिव नहीं है। विभिन्न देशों में भ्रमण, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो है विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। दोस्तों वैश्वीकरण हम लोग इस शांति शिक्षा में भी पढ़े हैं और साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन में भी पढ़ चुके हैं। वैश्वीकरण का दूसरा एक और नाम है भूमंडलीकरण। दोस्तों वैश्वीकरण में क्या होता है कि हम शांति शिक्षा का जो उद्देश्य है ना वो पूर्ण करते हैं, और साथ ही साथ जो विभिन्न देश हैं, विश्व में विभिन्न देश हैं, उन सबके साथ अपना व्यवहार अच्छा करते हैं, उनके साथ हमारा आयात निर्यात सब कुछ होता है। और साथ ही साथ दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब ये भी है कि पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी तरह की आपदा हो, हर कोई एक दूसरे की सहायता करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सहायता का मतलब आपसी सामंजस्य भी उसमें शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आ हो जाएगा। वैश्वीकरण में प्रत्येक राष्ट्र का विकास भी शामिल है, साथ ही साथ किसी भी राष्ट्र पर किसी भी तरह की विपदा है तो उस पे सारे जो राष्ट्र हैं उनका सहयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है? दोस्तों वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मनोवैज्ञानिक व्यवधान। ये तत्व जो है ये वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक है, क्योंकि दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक व्यवधान होते हैं जहाँ पर हमारे अपने मेंटल विचार होते हैं वो अगर सही नहीं है तो हम वैश्वीकरण का जो अर्थ है उसको समझने में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो वैश्वीकरण है ना उसमें विश्व बंधुत्व की भावना होती है। जो हमारा देश है, हमारे देश की जो संस्कृति कहती है ना विश्व वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना जब हमारे अंदर तभी आएगी जब हमारा मानसिक विकास और साथ ही साथ हमारा जो मेंटल पावर है वो अच्छा होगा। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी भी कह सकते हैं, और साथ ही हमारा जो दृष्टिकोण होगा वो विकसित होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है? तो दोस्तों सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है पूछ रहा है 64 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा असीमित संसाधन। कौन सा आयाम नहीं है इसमें पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है, तो वो है असीमित संसाधन। दोस्तों यहाँ पे देखिए पर्यावरणीय है, सामाजिक भी है और सांस्कृतिक भी है। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जहां पर हम अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करते हैं और साथ ही साथ हम प्रकृति के साथ समायोजन करते हैं, जहां पर हम प्रकृति के जो भी संसाधन है उसका यूज तो करते हैं लेकिन अत्यधिक दोहन नहीं करते हैं, और वो चीजें हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है, तो ये असीमित संसाधन, ये आयाम नहीं है। यानी कि जो संसाधन है वो सीमित है, अगर हम उसको अत्यधिक दोहन करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, और समाप्त हो जाएगा तो वो
हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा, और साथ ही साथ जो हमारा सतत विकास है का जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है, वो भी पूर्ण नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 65 है, सतत विकास क्यों आवश्यक है दोस्तों? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव और यहाँ पे संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। दोस्तों सतत विकास क्यों आवश्यक है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सतत विकास आवश्यक है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए। ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमेशा प्रकृति और मानव को जोड़ के तो रखना, लेकिन प्रकृति का हमें दोहन नहीं करना, बल्कि प्रकृति का यूज हमें उतना ही करना है जिससे कि प्रकृति भी रुष्ट ना हो और हमारा जो विकास है वो भी अवरुद्ध ना हो। और दोस्तों प्रकृति के द्वारा जो प्रदान किए गए संसाधन है वो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रख पाएं और हमारा जो विकास है वो निरंतर होता रहे। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 1948 में। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। दोस्तों शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, समस्त विषयों की कक्षा में ये दी जा सकती है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए शांति शिक्षा के लिए कोई पर्टिकुलर विषय नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों शांति शिक्षा का मतलब क्या है? आपने शांति शिक्षा पढ़ा, इसमें हमने देखा कि जहां पर हमें किसी भी तरह का विरोधाभास देखने को ना मिले, यानी कि हमेशा प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य भी बना रहे और हमारा जो शिक्षा है उसका भी विकास होता रहे। शिक्षा का मतलब सीखना, तो सीखने का भी विकास होता रहे, यानी कि समस्त विषयों की कक्षा में ये शांति शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे विषयों में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और वो सीखना ही हमारे लिए सार्थक जीवन है। क्योंकि दोस्तों जब चीज़ों को हम सीखते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे अंदर एक शांति आती है कि हमने ये चीज़ सीख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है शांति शिक्षा। क्वेश्चन में 68 देखेंगे हम लोग, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। दोस्तों बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से और सद्गुणों के विकास से और उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो दोस्तों बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में दोस्तों हर वो विषय आ जाएगा और साथ ही साथ जो विषय हमारे लिए जितना आवश्यक है और उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, ये एक शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से हमें बताता है और साथ ही साथ उस विषय के बारे में जानकारी देता है और सिखाता भी है। क्वेश्चन में 69 है, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किसके बीच सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है? दोस्तों ये सामंजस्य बैठाता है प्रकृति और मानव जगत के बीच। दोस्तों जो शांति शिक्षा है वो नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाते हैं प्रकृति और मानव जगत के बीच। दोस्तों प्रकृति और मानव जगत में विद्यालय और जो समुदाय, प्रधानाध्यापक, शिक्षक और बच्चे, वो सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व भारती की स्थापना की थी। दोस्तों विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। शांति निकेतन के नाम से बाद में जाना गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? दोस्तों व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 71 का सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 72 है, उ आ बंधन का निर्माण होता है। दोस्तों उ और आ, यहाँ पे उ और आ दिया। दोस्तों उद्दीपन और अनुबंध का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अनुकूलन के नियम से। 73 है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की थी। दोस्तों शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में आपको और जानना है तो गीतांजलि जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और साथ ही जनगण मन अधिनायक जय हो और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला, इन सब की रचना इन्होंने की थी।
क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है। दोस्तों लोकतंत्र के सिद्धांत यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो इसमें कोई ना कोई आपको पॉजिटिव दिखेगा। सिद्धांत पूछा तो यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होगी। लोकतंत्र के सिद्धांत हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको बंधुत्व, जातिवाद, समानता, ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जातिवाद हो गया। यहाँ पे देखिए संतोष, समाजवाद और बहिर्मुखता, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता, ये तीनों मिल रहे हैं तो ये ऑप्शन आपका 7 सही हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए जातिवाद आ गया है। तो दोस्तों जहाँ पे आपको ना समझ में आए आप क्रॉस करके काटना सीखिए और उसमें सही ऑप्शन को ढूंढना सीखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति एवं अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था दोस्तों बस वर्ष 2001 से 2010 तक को। दशक की बात 10 ईयर होता है, दशक का मतलब क्या हो जाता है 10 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। तंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। जनता का शासन, अगर आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, अगर लोकतंत्र ना भी दिया रहे तो यहाँ पे अगर सीधे पूछे जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है, ये कथन किसने दिया था। तो दोस्तों ये कथन किसका है, ये कथन है दोस्तों अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन दोस्तों ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, योग दर्शन के प्रणेता हैं दोस्तों। योग दर्शन के प्रणेता आपको पता है, योग दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 78, तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। दोस्तों तनाव प्रबंधन की तकनीकी सामाजिक सरोकार है, व्यायाम करना है, सामाजिक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। लेकिन यहाँ पे पूछा तकनीकी नहीं है तो वो हो जाएगा सदैव चिंताग्रस्त रहना, तकनीकी नहीं है। जिसको तनाव प्रबंधन करना आता होगा वो चिंताग्रस्त नहीं रहेगा, बल्कि वो उस समस्या से निकलने के लिए कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा, यानी कि हल ढूंढ लेगा। 79, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अभी अभी हमने पढ़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पे देखिए 80 है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। तो प्राणायाम, आसन, ध्यान ये सब सम्मिलित हैं दोस्तों, विधि विधान सम्मिलित नहीं है। अष्टांगिक योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सब शामिल हैं, ध्यान, धारणा, समाधि ये सब शामिल है, लेकिन विधि विधान शामिल नहीं है। दोस्तों देखिए इसमें से कुछ टॉपिक ना आपके सामाजिक अध्ययन से मिलते हैं, जैसे ये आपका योग वाला चैप्टर अष्टांगिक मार्ग, ये सब चीज़ें हम लोग सामाजिक अध्ययन में पढ़ चुके थे। सामाजिक अध्ययन में पढ़ा था भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, इसमें भी वही चीज़ें हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये भी हमने सामाजिक अध्ययन में पढ़ा। तो कुछ चीज़ें उस सब्जेक्ट की इस सब्जेक्ट से कनेक्ट हो रही हैं, तो इस तरह से आपके याद भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। दोस्तों शांति अभिवृत्ति नहीं है, हिंसा और विवाद, ये आपकी शांति अभिवृत्ति नहीं है। शांति जहाँ रहेगी वहाँ पे हिंसा और विवाद नहीं रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए योग दर्शन के प्रणेता, अभी अभी हमने देखा योग दर्शन के प्रणेता यहाँ पे हो जाएंगे पतंजलि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति कौशलों का आधार है। तो दोस्तों शांति कौशलों का आधार यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, तनाव व दबाव, संवेगात्मक अस्थिरता, संकीर्ण विचार, सृजनात्मकता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शांति कौशल का आधार पूछ रहा, तो इसमें जो आपके आंसर दिए हुए हैं वो दिया तनाव व दबाव, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से जो सही है वो हो जाएगा सृजनात्मकता, क्योंकि दोस्तों तनाव व दबाव ये निगेटिव वर्ड है, संवेगात्मक अस्थिरता ये भी निगेटिव है, संकीर्ण विचार ये भी निगेटिव है, और यहाँ पे शांति कौशल का आधार पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा सृजनात्मकता। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है। दोस्तों किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार, भ्रष्टाचार, आक्रामकता। तो दोस्तों किसी को भी हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो व्यवहार किया जाता है वो क्या कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है। यहाँ पे देखिए भावात्मक एकता समिति
के अध्यक्ष, दोस्तों यहाँ पर देखिए भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष आपके जो राजन सीरीज था उसमें दिया था पूर्णानंद, तो पूर्णानंद तो कोई नाम नहीं है। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? स्वभाव निर्धारण के 2 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चरित्र आदतों का पुंज है, तो दोस्तों चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन है सैमुअल इस्माइल का। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, तो दोस्तों इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, मारिया मॉन्टेसरी का ये परिभाषा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन में शांति के उपाय हैं। जीवन में शांति के उपाय, यहाँ पे ऑप्शन है उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित सामाजिकरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे द ऑप्शन सही हो जाएगा। तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव, ये तीनों ही तनाव के प्रकार हैं, हम लोग डिटेल स्टडी में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है, तो दोस्तों महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है यहाँ पे 1985। योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, जिसमें जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा, ये परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों ये परिभाषा दी है जोहन गाल्टुंग ने। दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक संचार माध्यम है कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर, तो दोस्तों उपर्युक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। अहिंसा की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर अहिंसा की विशेषता नहीं है, ये क्रियात्मक, ये अहिंसा की विशेषता नहीं है। बाकी स्वीकारात्मक, भावात्मक, संवेदन, दुख, तो दोस्तों ये तीनों ही अहिंसा की विशेषता है। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।